दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की कोरियन सीरीज को। ये कहानी है कुछ ऐसे बच्चों की जो कि मजे से अपनी स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन पर यह ट्रिप कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस ट्रिप के दौरान इन्हें एक ऐसा गेम खेलने पर मजबूर किया जाता है जिसमें इन लोगों में से हर रात कोई ना कोई 12 बजे मरने लगता है और बाकी सब कुछ भी नहीं कर पाते। अब इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस गेम में कौन जीतेगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये सीरीज काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम युन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रूम में काफी डरी हुई थी। युन अपने चारों तरफ देखती है और तभी उसे यहाँ पर एक फोन दिखाई देता है जिस पर एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसमें लिखा था नाइट हैज कम। युन ये देख ही रही थी कि तभी उस फोन के ऊपर खून गिरने लगता है और युन को इस रूम में मरी पड़ी एक लड़की भी दिखाई देती है। युन ये देखकर काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक और लड़की उसके सामने पूल में कूदती है और युन की तरफ आने लगती है। यहाँ पर युन को कुछ और बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि बड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे, मानो वो सब घोस्ट हों। युन ये देखकर काफी डर जाती है, तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये सब युन का एक सपना था और असल में तो युन अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। अब युन ये सपना देखकर काफी परेशान हो जाती है और अपनी बस में सभी स्टूडेंट्स को देखने लगती है। यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को भी देखते हैं जो कि बस में पीछे बैठकर माफिया नाम का एक गेम खेल रहे थे और काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। और अब उनका शोर सुनकर क्योंगजुन नाम का एक स्टूडेंट अपने दोस्त को सभी बच्चों को शांत कराने के लिए बोलता है। क्योंगजुन का दोस्त बड़ी आसानी से सभी बच्चों को शांत करा देता है, जिससे पता चलता है कि क्योंगजुन और उसकी गैंग सभी बच्चों पर अपना रौब जमा कर रखती है और कोई भी इनसे नहीं लड़ना चाहता। अब इसके बाद हम जुनी नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि इनकी क्लास का क्लास प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर जुनी बस में बड़ी आराम से सो रहा था, तभी सोमी नाम की एक लड़की उसकी फोटो क्लिक करती है और अपनी दोस्तों को दिखाने लगती है क्योंकि सोमी युन को पसंद करती थी। यहीं युन भी अपनी दोस्त जंगवोन के साथ बातें करती करती ट्रिप पर जाने लगती है। युन और जंगवोन काफी अच्छी दोस्त होती हैं। अब ये सभी लोग अपने रिट्रीट सेंटर में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें ट्रिप के दौरान रुकना था। यहाँ पर युन के टीचर बस से उतरकर किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क नहीं आते और न ही टीचर किसी से फोन पर बात कर पाते हैं। यहीं युन भी इस जगह को देखकर हैरान रह जाती है और अपनी दोस्त जंगवोन से पूछती है कि क्या हम लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर जंगवोन मना करती है और कहती है कि हम पहले कभी यहाँ पर नहीं आए। यहाँ युन को ऐसा लग रहा होता है कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुकी है। युन ये जगह देख ही रही थी कि तभी उसे एक विंडो पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर युन काफी डर जाती है। मगर अब तभी जुनही युन को अपने साथ अंदर ले जाता है और ये सब होते हुए देखकर सोमी युन से जलने लगती है क्योंकि सोमी जुनही को पसंद करती थी। अब सभी बच्चे अंदर आते समय अपने फोन से एक QR कोड को स्कैन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर युन जुनही की बातों की वजह से उस QR कोड को स्कैन करना भूल जाती है। यहीं इनके टीचर भी किसी से फोन पर बात नहीं कर पा रहे थे और न ही इस बिल्डिंग में नेटवर्क आ रहे होते हैं, जो देखकर अब टीचर जुनही के पास आते हैं और उसे क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते सभी बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि मैं बाहर जाकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और तब तक तुम सभी बच्चों के साथ रहना। इतना बोलकर टीचर यहाँ से चले जाते हैं। यहीं अब सारे बच्चे अपने फोन में नेटवर्क चेक करने लगते हैं, लेकिन किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं आते। यहाँ सभी लोग ये देख ही रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर एक अजीब सी बेल बजती है और यहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और तभी कोई अपने ऊपर व्हाइट शीट डालकर इन सभी लोगों के सामने आता है, जिससे ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी इन सबको पता चलता है कि व्हाइट शीट के पीछे इनका एक क्लासमेट है जो कि काफी मजाकिया होता है और वो हमेशा ही सभी लोगों को हंसाने की कोशिश करता रहता है। अब यहाँ पर वो लड़का इन सभी को बताता है कि इस जगह पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और यहाँ पर उस लड़की का घोस्ट आज भी घूमता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इस तरफ जुवोन नाम का एक लड़का उसी गुंडे लड़के क्योंगजुन से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन क्योंगजुन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो जुवोन और उसके दोस्त दाबम को लेकर एक जगह पर जाता है और दोनों को बुली करने लगता है। इस तरफ युन और उसकी दोस्त जंगवोन दोनों एक रूम में आ जाती हैं। यहाँ जंगवोन युन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लाई थी जो कि वो चुपचाप युन के बैग में डाल देती है और फिर नॉर्मली युन से बातें करने लगती है। लेकिन तभी युन और बाकी स्टूडेंट्स के फोन में एक ऐप इंस्टॉल होने लगता है और युन ये देखकर हैरान रह जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने तो उस QR कोड को भी स्कैन नहीं किया था, तो मेरे फोन में ये ऐप इंस्टॉल क्यों हो रहा है। यहाँ ये दोनों अब अपना फोन चेक करती हैं और तभी इनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि माफिया गेम अब शुरू होने वाला है और सभी लोग अपना अपना कैरेक्टर चेक कर लो। युन अपना कैरेक्टर चेक करती है और उसे इस गेम में सिटीजन के रूप में चुना गया था।
यहाँ युन ये सब देख ही रही थी कि तभी इन्हें इस गेम के रूल दिखाए जाते हैं, जिनसे इन लोगों को पता चलता है कि इस गेम में हर किसी को कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, माफिया और सिटीजन, यानी कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोग। और इस गेम में जिस किसी के पास भी डॉक्टर का कैरेक्टर आया हुआ है वो अपनी स्किल का यूज करके किसी भी मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकता है, और इसी तरह पुलिस का कैरेक्टर भी अपनी स्किल का यूज कर सकता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये गेम हर रोज सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा, और इसी बीच सभी लोगों को ये पता लगाना है कि इनके बीच में माफिया कौन है और फिर उसे वोट करना है। और रात 12 बजे तक जिस किसी को भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो उसे इस गेम में मार दिया जाएगा, और जब वो इंसान मरेगा तो तभी उसका कैरेक्टर रिवील होगा। साथ ही इस गेम के रूल से इन्हें पता चलता है कि सभी लोग रात के 12 बजे के बाद ही सोने जा सकते हैं, लेकिन फिर जिस किसी को भी माफिया कैरेक्टर मिला होगा उसे सुबह 5 बजे से पहले किसी एक को मारना होगा जो कि इनकी टीम का ना हो। और इस गेम में 2 टीमें होती हैं, एक माफिया टीम और दूसरी टीम में डॉक्टर, पुलिस और सभी सिटीजन शामिल होते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये गेम तभी खत्म होगा जब माफिया टीम या फिर दूसरी टीम में से किसी एक टीम के सभी कैरेक्टर मर जाएंगे, और फिर जीतने वाली टीम बाहर जा सकती है। यहाँ अब सभी स्टूडेंट्स को इस गेम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये गेम बस ट्रिप को अच्छा करने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से अब सभी लोग खुश होकर इस गेम को खेलने लगते हैं, और शुरुआत में सोमी की टीम के सभी लोग उसी मजाकिया लड़के को वोट करने लगते हैं और कहते हैं कि हम पहले इसे ही आउट करते हैं क्योंकि इसने सभी को डराया था। और सोमी की बात बाकी सब भी मानते हैं और उसी लड़के को वोट करने लगते हैं। इस तरफ युन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने इस गेम में साइन इन कब किया, क्योंकि उसने तो उस QR कोड को भी स्कैन नहीं किया था। यहीं जंगवोन भी एक चीज से परेशान थी। वो युन से कहती है कि हम लोग बिना इंटरनेट के ये गेम कैसे खेल पा रहे हैं। अब ये लोग इस जगह पर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं ताकि ये लोग इस बारे में पता कर सकें। तभी इन लोगों के सामने क्लास प्रेसिडेंट जुनी आ जाता है और इन्हें बताता है कि हमारे टीचर के साथ साथ इस जगह का पूरा स्टाफ भी बाहर गया हुआ है और अब तक कोई भी वापस नहीं आया, और इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही बचे हैं। ये जानकर अब ये लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फोन यहाँ पर काम नहीं करता। और तभी इन सभी के पास एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने युन को पूल के पास बुलाया था। अब यहाँ युन जंगवोन और जुनही के साथ पूल पर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें जुवोन मिलता है जिसे क्योंगजुन और उसकी टीम ने काफी पीटा था। और जुवोन की हालत देखकर जुनही उसके साथ क्योंगजुन के पास जाता है जहाँ क्योंगजुन अभी भी दाबम को मार रहा था, जो देखकर अब जुनही क्योंगजुन पर चिल्लाने लगता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन ये देखकर क्योंगजुन का एक दोस्त जुनही को ही धमकाने लगता है और उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, मगर तभी जैन नाम का एक लड़का यहाँ पर आता है और वो क्योंगजुन के दोस्तों को जुनही से लड़ाई करने से रोक लेता है। इस तरफ युन पुल के पास आती है जहाँ पर वही लड़की सोमी और उसकी काफी सारी दोस्त युन का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन ये देखकर जंगवोन को काफी अजीब लगता है और वो सोमी से कहती है कि तुम तो युन से बात भी नहीं करती थी, तो फिर आज तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रही हो। इस पर सोमी कहती है कि मैं तो ये सब बस युन को खुश करने के लिए कर रही हूँ, और अभी मेरे पास युन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी है। ये बोलकर सोमी युन को पूल में धक्का दे देती है और यहाँ युन पूल में डूबने लगती है। युन किसी तरह से पूल से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई लड़की पूल के अंदर युन का पैर खींचने लगती है और उसे पानी में डुबोने लगती है। मगर तभी यहाँ पर जुनी भी आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही पानी में कूद जाता है और किसी तरह से युन को पूल से बाहर ले आता है। फिर इसके कुछ देर बाद युन को जब होश आता है तो वो देखती है कि जुनही अभी भी उसके पास ही है। यहाँ अब युन जुनही से पूछती है कि जब तुम्हें पानी से डर लगता है तो तुमने मुझे क्यों बचाया। यहाँ हमें पता चलता है कि जुनही के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से जुनही पानी में तैरने से काफी डरता है। अब यहाँ पर युन और जुनही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोमी और उसके सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग युन से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। यहाँ पर युन बड़ी ही आसानी से उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि उसी लड़के योयुल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसी वजह से उसे अब एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। यहाँ ये सभी लोग ये खबर सुनकर काफी खुश होते हैं और इन्हें लगता है कि अब वो लड़का इस गेम से बाहर हो जाएगा। लेकिन अब उस लड़के के सर में अजीब सा दर्द होने लगता है और फिर उस लड़के की आंखें पूरी वाइट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पोजेस्ड कर लिया हो। यहाँ वो लड़का अब जोर जोर से अपना सर जमीन पर मारने लगता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वो लड़का अपना सर दीवार पर मारता है और फिर एक खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है और इस तरह इस गेम में पहला प्लेयर एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि उस लड़के के साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ। अब तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को बताया जाता है कि वो लड़का एक सिटीजन था, यानी कि इन लोगों ने गलत इंसान के लिए वोट किया और माफिया की टीम अभी भी इन लोगों के बीच में छुपी हुई है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक बेल बजती है और सभी स्टूडेंट्स अपने आप ही यहाँ पर गिरते हैं और सो जाते हैं।
फिर अगले दिन दोबारा से बेल बजती है और सभी लोगों को सुबह होश आ जाता है। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से उनके साथ ये क्या होने लगा। यहाँ यून अब जल्दी से खिड़की के नीचे देखती है जहाँ उसी लड़के की डेड बॉडी अभी भी वहाँ पड़ी थी। अब इन सभी के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और फिर अनाउंसमेंट होती है और इन सबको पता चलता है कि कल रात को माफिया ने जू वॉन को एग्जीक्यूट कर दिया और जू वॉन जो कि मरा है वो खुद भी एक माफिया था। यहाँ अब इस गेम में एक सिटीजन और एक माफिया मर चुके होते हैं और फिर इन लोगों से कहा जाता है कि जल्द से जल्द माफिया को आइडेंटिफाई करो और फिर उसे वोट करके उसे एग्जीक्यूट कर दो। ये सब सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी एक लड़का सबसे कहता है कि हमें इस जगह पर अनाउंसमेंट करने वाले को ढूंढना होगा ताकि हम लोग उससे पता कर सकें कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये सभी लोग ब्रॉडकास्ट रूम को ढूंढने लगते हैं। तभी इन लोगों को बाथरूम में उसी लड़के जू वॉन की डेड बॉडी मिलती है जो कि एक माफिया था और उसे भी एक माफिया ने ही एग्जीक्यूट किया होता है। वहीं वो लड़का जेन अपनी टीम के साथ ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाता है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। इस तरफ यून जू वॉन का ब्लड छूकर देखती है और फिर सभी को बताती है कि जू वॉन की मौत अभी कुछ घंटों पहले ही हुई है, यानी कि हमारे जागने से कुछ समय पहले। और ये बात सुनकर अब जुनही सभी लोगों से तुरंत ही इस जगह से बाहर निकलने के लिए बोलता है। फिर ये सभी लोग इस जगह से जाने लगते हैं लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और इन सभी को बताया जाता है कि इस गेम को बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही खेला जाएगा। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास एक व्हाइट बाउंड्री बनी हुई है जो कि इस गेम की बाउंड्री है। और जैसे ही ये सभी लोग उस बाउंड्री के पास आते हैं तो तभी इन सभी के फोन में वार्निंग मैसेज आने लगता है और ये बात जानकर जुनही सभी को व्हाइट लाइन को पार करने से रोकता है। लेकिन यहाँ दो लड़के उसकी बात नहीं मानते और व्हाइट लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बाद फिर से यहाँ पर बेल बजती है और फिर ये दोनों लड़के भी पोजेस्ड होकर एक दूसरे को टक्कर मारने लगते हैं। और एक लड़के के मर जाने के बाद दूसरा लड़का भी एक पत्थर को अपने सर पर मारता है और अपनी जान ले लेता है, जो देखकर सभी लोग अब काफी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि जो भी बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा तो वो मर जाएगा। अब यहाँ दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि जो दो लड़के रूल तोड़ने की वजह से मारे गए वो दोनों लड़के भी सिटीजन थे। अब यहाँ पर ये सभी लोग दोबारा से बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और काफी परेशान होते हैं। इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी उन नेटवर्क को ढूंढने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाने लगती है। यहीं उसी गुंडे लड़के क्योंगजुन को इस बिल्डिंग के कैफेटेरिया की चाबियां दिखाई देती हैं और क्योंगजुन बिना किसी को बताए ही उन चाबियों को अपने पास रख लेता है। इस तरफ छत पर आने के बाद भी किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आते, लेकिन तभी युन और जुनी को छत से काफी सारी व्हाइट लाइंस दिखाई देती हैं जो कि काफी दूर तक जा रही थी। और ये देखकर अब जुनी सभी के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर हम बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए पहाड़ पर चलें तो हमें आगे जाकर एक विलेज मिलेगा जहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ जाकर हम लोगों से मदद मांग सकते हैं। जुनी सभी लोगों को ये प्लान समझाता है और कहता है कि क्योंकि वो व्हाइट लाइंस पहाड़ के ऊपर भी जा रही हैं तो हम लोग आसानी से वहाँ जा सकते हैं। यहाँ युन भी जुनही के साथ पहाड़ पर जाने का फैसला करती है क्योंकि ये सब युन का ही आइडिया था, लेकिन यहाँ जुनही उसे जाने से मना करता है ताकि युन पर कोई मुसीबत ना आए। और फिर इसके बाद ये सभी लोग टीम बनाकर बाउंड्रीज के अंदर रहकर आगे जाने लगते हैं। यहीं युन और जंगवुन वापस बिल्डिंग की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी युन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। यहाँ युन जंगवुन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे आवाज दी। इस पर जंगवुन मना कर देती है। अब युन को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस तरफ जुनही और उसकी टीम पहाड़ पर चलने लगती है। वहीं बिल्डिंग में वापस आते समय युन को उसी लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि अभी तक वहीं पर पड़ी हुई थी। इस तरफ वही लड़का क्योंगजुन उन्हीं चाबियों की मदद से कैफेटेरिया को खोल लेता है जिसके अंदर काफी सारा खाने पीने का सामान था। वहीं युन जंगवुन से कहती है कि हमें सारे मरे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज को फ्रीजर रूम में रख देना चाहिए ताकि हम उन्हें पुलिस के आने तक बचा पाएं। और ये सुनकर ये सभी लोग जुवोन की डेड बॉडी को बाथरूम से लेने आते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर जुवोन का फोन और एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देता है जिस पर खून लगा हुआ था, जो देखकर युन समझ जाती है कि जुवोन को किसी ने इसी फायर एक्सटिंग्विशर से मारा है। साथ ही यहाँ पर युन जुवोन के हाथों को भी देखती है और जुवोन के हाथों पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं थे, जो देखकर युन को लगता है कि जिस किसी ने भी जुवोन को मारा है उसने जुवोन को बाथरूम से निकलते समय ही मारा होगा, क्योंकि जुवोन के हाथों पर किसी भी तरह के बचाव के निशान नहीं है। यहाँ पर युन जंगवोन को भी ये सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर जुवोन गेम की वजह से मरा है तो उसे माफिया यानी कि उसकी टीम का ही कैसे मार सकता है। यहाँ युन और जंगवोन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर माफिया होने के बाद भी जुवोन का मर्डर कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ जुनही और उसकी टीम ऑलमोस्ट माउंटेन तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर नाही नाम की एक लड़की का पैर स्लिप होता है और उसके काफी चोट लग जाती है। ये देखकर इन्हें लगने लगता है कि अब इन सभी लोगों को यहाँ से वापस लौटना होगा, लेकिन तभी सोमी किसी को भी यहाँ रुकने से मना करती है और वो सभी को पहाड़ पर जल्द से जल्द चढ़ने के लिए बोलती है। इस तरफ युन कुछ लोगों के साथ मिलकर सभी बॉडीज को फ्रीजर रूम में रखवा देती है और फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी कम कर देती है ताकि ये बॉडीज खराब ना हो।
तभी यहाँ पर दाबम यून और जंगवॉन को बताता है कि मेरी फोन की बैटरी 56% पर आकर रुक गई है और ये खत्म हो ही नहीं रही। ये सुनकर जंगवॉन भी अपना फोन चेक करती है और उसकी बैटरी भी 56% पर आकर रुक गई होती है और ये सारी चीजें इन्हें समझ नहीं आती। इसके बाद यून वापस आने लगती है, तभी उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर यून तुरंत ही बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगती है। और यहाँ पर बिल्डिंग के बेसमेंट में यून को एक अजीब सा रूम दिखाई देता है और साथ ही कोई लड़की उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन यून जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। फिर यून आगे बढ़ती है और उसे यहाँ पर एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर कंप्यूटर्स और टेलीफोन रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बंद होता है। इसके बाद यून जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलती है तो सब कुछ अचानक से चालू हो जाता है और उन स्क्रीन में पूरी बिल्डिंग में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है। इसके बाद यून जंगवॉन के पास वापस आ जाती है। यहाँ जंगवॉन यून को बताती है कि मैंने मरने वाले स्टूडेंट्स के फोन को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उनके मरने के बाद उनका फोन भी ऑन नहीं हो रहा। इससे ये दोनों समझ जाती हैं कि जो भी प्लेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसका फोन काम करना बंद कर देगा। यहाँ अब यून जंगवॉन को बता देती है कि मुझे यहाँ पर बार बार कोई लड़की दिखाई दे रही है। यून कहती है कि कहीं उस लड़के योयुल की कहानी सच तो नहीं, शायद सच में यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था और मुझे उसका घोस्ट ही दिखाई दे रहा है, जो कि इस जगह पर अभी भी मौजूद है। लेकिन ये सुनकर जंगवॉन यून से इन बातों पर विश्वास करने से मना करती है और कहती है कि ये सब बस तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। इस तरफ जुनही भी अपनी टीम के साथ पहाड़ पर चढ़ी रहा था, लेकिन तभी इनके आगे व्हाइट लाइन खत्म हो जाती है और फिर ये सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर एक लड़का अपने कैमरे को जूम करके दो इंसानों की फोटो क्लिक करता है और वो सभी लोगों को उन्हें दिखाता है। सभी लोग उन आदमियों को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो आदमी इनकी बात को सुन भी नहीं पाते। तभी वो लड़का गौर से उस पिक्चर को देखता है और जुनही को बताता है कि इस पिक्चर में न ही तो वो आदमी मूव हो रहे हैं और न ही बर्ड्स मूव हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नकली हो। इस तरफ किम डोम नाम का एक लड़का और सोमी दोनों आगे जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी किम डोम का पैर फिसलता है और वो लाइन के बाहर गिरने लगता है। यहाँ वो सोमी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सोमी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो बाउंड्रीज के बाहर गिर जाता है। जिसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि किम डोंग ने रूल तोड़े हैं और इसी वजह से उसे अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इस अनाउंसमेंट के बाद उस लड़के की आंखें भी वाइट हो जाती हैं और वो लड़का अपने हाथों से ही अपनी आंखें निकाल लेता है और फिर वो एक पेड़ के पास जाकर गिरता है और वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी डर जाते हैं। इस तरफ बिल्डिंग में सभी लोगों को पता चलता है कि किम डोंग जो कि मरा है वो भी सिटीजन था। अब कुछ समय बाद बाकी सभी लोग दोबारा से बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग जुनही से पूछते हैं कि आखिर किम डोंग कैसे मर गया। इस पर सोमी इन सभी को बताती है कि किम डोंग और मैं व्हाइट लाइन को चेक कर रहे थे, लेकिन तभी किम डोंग का पैर फिसला और वो बाउंड्रीज के बाहर चला गया और मर गया। ये सुनकर क्योंगजुन जुनही पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही सभी को लेकर पहाड़ के ऊपर गए थे। यहाँ अब सभी लोग जुनही को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर इसके बाद जुनही इन सभी को बताता है कि इस जगह से बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं है और हम सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब जब ये गेम खत्म होगा तो तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। ये सब सुनकर यून अब काफी उदास हो जाती है और फिर वो जंगवॉन से कहती है कि किम डोंग की जान मेरी वजह से ही गई है, क्योंकि बाहर जाने का आइडिया जुनही को मैंने ही दिया था। लेकिन जंगवॉन यून को समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हारी वजह से कोई भी नहीं मरा, तो खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही जुनही भी एक रूम में अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पास रखा हुआ फोन अचानक से रिंग करने लगता है। जुनही जल्दी से फोन को उठाता है, लेकिन उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर कुछ समय बाद यून और जंगवॉन भी जुनही को उसी रूम में फोन्स को तोड़ता हुआ देखती हैं और साथ ही इन्हें भी फोन के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर यून भी एक फोन को उठाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुनही उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये सब फेक है और असल में तो किसी भी टेलीफोन के वायर कनेक्ट है ही नहीं और ये रिंग बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए बजाई जा रही है। ये सुनकर यून काफी हैरान रह जाती है। तभी जंगवॉन भी यहाँ पर रखी हुई सारी फाइल्स को देखती है, लेकिन उनके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इस जगह को गेम खेलने के लिए ही बनाया गया है। इस तरफ वही लड़का क्योंगजुन भी दोबारा से दाबम को अपने पास बुलाता है और उससे इस गेम के बारे में पूछता है। इस पर दाबम इन्हें बताता है कि ये गेम माफिया गेम है, जो कि हम लोग पहले भी खेल चुके हैं और इस गेम के अंदर हमारा कोई एक कैरेक्टर चुना जाता है और हमें अपने कैरेक्टर को सभी से छुपाना होता है, लेकिन अगर हमारा मन करे तो हम किसी को भी बता सकते हैं कि हम कौन हैं। साथ ही दाबम क्योंगजुन को यह भी बताता है कि इस गेम में पुलिस, डॉक्टर और सिटीजन एक ही टीम में होते हैं और दूसरी टीम में माफिया होते हैं, और जब किसी टीम के सभी कैरेक्टर मर जाते हैं तो ये गेम खत्म हो जाता है। ये सुनकर क्योंगजुन का दोस्त अब एक एक करके सभी लोगों को मार डालने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम बस एक सिटीजन हो और तुम माफिया को वोट करके ही उसे मार सकते हो। ये सुनकर क्योंगजुन का दोस्त इनसे कहता है कि हम खुद ही उनसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन माफिया है,
लेकिन क्योंगजन इन्हें बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें कोई भी नहीं बताएगा कि वो माफिया है। इस तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स भी काफी परेशान हो रहे होते हैं और वो लोग आपस में ही बातें करते हैं कि आखिर माफिया कौन हो सकता है और इन्हें आज रात को किसे वोट करना चाहिए। यहाँ ये सोचकर अब सारे स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं और सभी लोग एक जगह ही सोने की बात करते हैं। इस तरफ वही लड़का जैन भी अब नाही की चोट पर पट्टी करता है और तभी नाही जैन से कहती है कि अगर मैं उस दिन चोट लगने के बाद सभी को आगे जाने से रोक लेती तो शायद अभी किम डोंग बच जाता। ये सुनकर जैन उसे समझाता है और कहता है कि इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। यही जैन और नाही आपस में प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे को कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। इस तरफ युन, जुनही और जंगवुन तीनों ये सोचते हैं कि आखिर ये गेम किसने बनाया होगा और वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ जुनही इन दोनों से कहता है कि मुझे लगता है कि इस गेम को कंट्रोल करने वाला तभी यहाँ पर आता होगा जब हम सभी लोग सो जाते हैं। यहाँ युन भी जुनही से कहती है कि जब हम सभी स्टूडेंट्स ही इस गेम को खेल रहे हैं तो फिर जुवोन को भी तो हम में से ही किसी एक ने मारा होगा। आखिर हम लोगों में से कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस तरफ बाकी सारे लोग भी जुवोन को मारने वाले के बारे में ही सोच रहे थे और तभी इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है और ये लोग एक दूसरे को ही कहने लगते हैं कि तुम शायद माफिया हो और तुम हमसे अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। यहाँ सोमी भी युना नाम की एक लड़की पर इल्जाम लगाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम माफिया लगती हो, इसीलिए तो तुमने सबसे पहले उसी लड़के को वोट कर दिया था। ये सुनकर अब युना भी गुस्से में आ जाती है और वो सोमी से कहती है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर किम डोंग से अपने हाथ छुड़ाए थे और उसे धक्का देकर बाउंड्रीज के बाहर गिरा दिया था, तो हो सकता है कि तुम ही असली माफिया हो। ये सुनकर सोमी सबसे कहती है कि मैंने उस समय किम डोंग को बचाने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई और मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। यहाँ पर अब ये सभी लोग आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे को ही माफिया समझते हैं। इस तरफ क्योंगजुन फिर से दाबम को मारने लगता है और उसका फोन भी उससे छीन लेता है। यहाँ पर क्योंगजुन उसके फोन से उसी को ही वोट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वोट फेल हो जाता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि कोई भी दूसरा इंसान किसी दूसरे प्लेयर के फोन से वोट नहीं कर सकता। इस तरफ जैन, नाही और बाकी सभी लोग अब जुनही के पास आते हैं और जुनही से पूछते हैं कि आखिर हमें आज रात किसे वोट देना चाहिए। इस पर जुनही इन सभी से कहता है कि हम अभी किसी को भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने किसी को भी वोट किया तो वो मर जाएगा। ये सुनकर एक लड़का जुनही से कहता है कि अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो ये गेम कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब युन भी जुनही का साथ देती है और आज किसी को भी वोट देने से मना करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगजुन दाबम के हाथ से ही उसी को वोट करवाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी वो दाबम के फोन से उसे वोट नहीं कर पाता। अब तभी यहाँ पर जुनही और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और जुनही क्योंगजुन को दाबम को परेशान करने से दोबारा से रोकने लगता है। फिर ये सभी लोग दाबम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं लेकिन तभी क्योंगजुन गुस्से में इन लोगों के ऊपर सामान फेंकने लगता है जो देखकर अब जैन को गुस्सा आ जाता है और वो क्योंगजुन और उसकी पूरी गैंग को अकेले ही मारने लगता है। यहाँ जैन अपने मार्शल आर्ट मूव की मदद से इन लोगों को बड़ी ही आसानी से पीट देता है और क्योंगजुन से कहता है कि अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। ये सुनकर अब क्योंगजुन को और भी गुस्सा आता है और वो एक सीजर से जैन पर हमला करने लगता है मगर तभी जुनही और युन बीच में आ जाते हैं और वो क्योंगजुन को रोक लेते हैं। यहाँ पर अब युन क्योंगजुन से कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग तुम्हारी इस हरकत के बारे में बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देंगे और फिर सभी लोग मिलकर तुम्हें ही वोट देंगे और तुम यहाँ पर मर जाओगे। ये सुनकर अब क्योंगजुन डर जाता है और शांत होकर इनकी बात मान लेता है। इसके बाद जुनही सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन सभी से कहता है कि आज रात हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे और हो सकता है कि हमारे ऐसा ना करने की वजह से आज कोई भी ना मरे। लेकिन इस पर एक लड़की जुनही से कहती है कि अगर किसी ने चुपके से एक वोट दे दिया तो क्या होगा। ये सुनकर जुनही सबसे कहता है कि हम लोगों को अपने अपने फोन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि कोई भी किसी को भी वोट ना कर पाए। लेकिन जुनही की इस बात पर कोई भी राजी नहीं होता और सभी अपना फोन देने से मना करने लगते हैं। मगर तभी क्योंगजुन सामने आता है और कहता है कि जुनही सही कह रहा है और मैं उसके प्लान से एग्री करता हूँ। हमें अपने फोन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि कोई भी किसी को भी वोट ना दे पाए। यहाँ क्योंगजुन के डर की वजह से अब कोई भी इस बात को मना नहीं कर पाता और क्योंगजुन सभी के फोन्स को एक बकेट में इकट्ठा कर लेता है। फिर ये सभी लोग 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। साथ ही इन सभी को ऐसा करके डर भी लग रहा होता है। इसके बाद जब 12 बजते हैं तो यहाँ पर कोई भी बेल नहीं बजती और कोई भी प्लेयर एग्जीक्यूट नहीं होता, जो देखकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। मगर फिर एक अनाउंसमेंट होती है और फिर सभी से तुरंत ही माफिया को पहचान कर उसे वोट देने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर अब 2 लड़कियां घबरा जाती हैं और वो बकेट की तरफ जाने लगती हैं, मगर जुनी उन्हें वोट देने से रोकने लगता है। लेकिन वो लड़कियां जुनी से कहती हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो तुम ही उसके जिम्मेदार होगे। यहाँ पर ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरती है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि वोट न देने की वजह से अब लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
फिर एक और लड़का नीचे गिरकर यहाँ मर जाता है। ये देखकर अब क्योंगजुन तुरंत ही अपनी जेब से फोन निकालता है और हमें पता चलता है कि सबके फोन कलेक्ट करते समय क्योंगजुन ने अपना फोन चुपके से अपने पास ही रख लिया था। यह अब क्योंगजुन का दोस्त क्योंगजुन के पास फोन को देखता है और अब वो भी अपना फोन लेने लगता है। यहीं अब एक एक करके सभी स्टूडेंट्स इस गेम से एग्जीक्यूट होने लगते हैं, जो देखकर बाकी सारे स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं और वो लोग भी बकेट के अंदर से अपना फोन निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मगर तभी एक लड़का बकेट को फेंक देता है, जिससे सारे फोन जमीन पर फैल जाते हैं। अब सभी लोग अपना अपना फोन ढूंढने लगते हैं। इस तरफ एक लड़की भी एग्जीक्यूट हो जाती है और वो भी पोजेस्ड होकर बिजली के तारों को अपने मुंह में डाल लेती है और यहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। सभी लोग अब बुरी तरह से अपने अपने फोन लेने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक और लड़की भी वोट ना देने की वजह से एग्जीक्यूट होती है और एक स्टिक को अपने गले में घुसाकर सुसाइड कर लेती है। यही वो लड़का जेन भी अपना फोन ढूंढ रहा था, लेकिन तभी क्योंगजुन को जेन का फोन मिल जाता है और वो जेन से बदला लेने के लिए उसके फोन को एक टेबल के नीचे फेंक देता है। यही सोमी को भी अपना फोन मिल जाता है और सोमी उसी लड़की युनहा को वोट कर देती है, क्योंकि सोमी की युनहा से लड़ाई हो चुकी थी। यहाँ पर युनहा को भी अपना फोन मिल जाता है और युनहा सोमी को वोट करती है। यही अब बाकी सभी लोग सोमी की वजह से युनहा को ही माफिया समझते हैं और फिर सभी लोग युनहा को ही वोट देने लगते हैं। इस तरफ सोमी जुनही को भी उसका फोन लाकर देती है और उसे जल्द से जल्द वोट करने के लिए बोलती है ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। यही जंगवुन भी युन का फोन ढूंढ लेती है और उसे उसका फोन लाकर देती है और कहती है कि सबने युनहा को वोट किया है, इसीलिए तुम भी उसे ही वोट कर दो। मगर युन ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर हम सभी लोगों ने युनहा को वोट दिया तो वो तो मर जाएगी, इसीलिए अब हम सभी लोगों को वोट बांट लेने चाहिए। इतना बोलकर युन जंगवुन और दाबम से एक दूसरे को वोट करने के लिए कहती है और खुद जुनही को वोट करती है और जुनही युन को वोट करता है। इस तरह इनका वोट किसी भी मेजोरिटी की तरफ नहीं जाता। यही जेन को भी अभी तक अपना फोन नहीं मिला था और यहाँ वही लड़की नाही जेन की मदद करती है ताकि वो जेन को एग्जीक्यूट होने से बचा सके। लेकिन अब काफी देर हो जाती है और जेन भी एग्जीक्यूट होता है और वो अपने आप को फांसी लगाकर कर लेता है, जो देखकर जुनही अब पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। वो फिर से इन सारी मौतों का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि युनहा जो कि एक सिटीजन है उसे ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसी वजह से अब युनहा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सुनकर अब युनहा काफी रोती है और सबसे कहती है कि मैंने सबसे कहा था कि मैं सिटीजन हूँ, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, लेकिन तुम सभी लोगों ने मुझे माफिया समझा। यहाँ पर युनहा अब रोते हुए यहाँ से चली जाती है। तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है नाइट हैज कम, और तभी सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गिरते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय में कोई लड़का किसी लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर इसके बाद सुबह होती है और सभी लोगों को होश आ जाता है। मगर यहाँ पर मीना नाम की लड़की जब अपनी दोस्त को उठाती है तो वो नहीं उठती और फिर सभी लोग देखते हैं कि किसी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया है। तभी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि जो लड़की अभी मरी है उसे रात में एक माफिया ने मारा है और ये मरने वाली लड़की भी एक सिटीजन थी। यहाँ अनाउंसमेंट में ये बात भी कही जाती है कि डॉक्टर को अपनी पावर का यूज करना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज करके किसी को भी मरने से बचा सकता है। लेकिन अब इन लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर इन लोगों में से डॉक्टर कौन है और वो अपनी आइडेंटिटी सबसे क्यों छुपा रहा है। यहाँ पर अब मीना अपनी दोस्त के मरने से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो क्लास प्रेसिडेंट जुनही से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही सभी लोगों को वोट देने से मना किया था। साथ ही अब कुछ लोग क्योंगजुन पर भी इस सब का इल्जाम लगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ क्योंगजुन इन सब से कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है और मुझे ऐसा करने के लिए जुनही ने ही किया था, ये सब कुछ जुनही की वजह से ही हुआ है। यहाँ जुनही इन सारी चीजों से काफी दुखी हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। जुनी गिल्ट की वजह से बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यही अब क्योंगजुन आज सभी लोगों को जुनी को वोट देने के लिए भड़काता है और कहता है कि उसकी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन अब तभी जंगवुन क्योंगजुन से कहती है कि तुम भी तो जुनी के साथ थे, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर क्योंगजुन सबसे कहता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए बस मैं अपने तरीकों से ये गेम खेलूंगा। यही अब युन भी यहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोगों को शांत करा देती है और कहती है कि हमें सबसे पहले मरे हुए लोगों की बॉडीज को फ्रीजर रूम में रखना चाहिए ताकि हम उन्हें सेफ रख पाएं। लेकिन कोई भी युन की बात नहीं सुनता और क्योंगजुन भी यहाँ से जाने लगता है। तभी युन क्योंगजुन को रोकती है और कहती है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यहाँ एक लड़का भी क्योंगजुन से यही बात बोलता है। तभी क्योंगजुन को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने आने लगता है, मगर जंगवुन और सोमी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और फिर क्योंगजुन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर ये सभी लोग मिलकर मरे हुए लोगों की बॉडीज को फ्रीजर रूम में ले जाने लगते हैं। जुनही भी इस काम में इनकी हेल्प करता है। इसके बाद जुनही इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी लोग उसी की वजह से मरे हैं। मगर युन जुनही को समझाती है और कहती है कि इस गेम में लोग मरते ही रहेंगे,
इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस गेम को रोकने के बारे में पता करना होगा। ये बात सुनकर जुनही यहाँ से चला जाता है। फिर युन भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ सामान गिरता है और युन ये देखने लगती है। तभी उसे यहाँ पर एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर एक रास्ता बना हुआ था। युन ये देख ही रही थी कि तभी एक लड़की उसी विंडो के अंदर से निकलती है, जो देखकर युन काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये सुनकर जुनही तुरंत ही युन के पास आता है और उसे उसकी दवाई देने लगता है, क्योंकि युन को अस्थमा होता है। इसके बाद युन यहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जब युन को होश आता है तो तब उसके पास वही लड़की नाही बैठी होती है जिसके पैर में चोट लग गई थी। यहाँ अब युन उठकर नाही के पैर पर पट्टी करने लगती है और ये देखकर नाही को जेन की याद आने लगती है। नाही जेन को याद करके काफी रोती है। यही जुनही और बाकी सभी लोग अब आपस में बात करते हैं कि आखिर इन सभी लोगों में से डॉक्टर और पुलिस कौन है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। यहाँ अब सभी लोग एक लड़के यूजुन को डॉक्टर समझते हैं, क्योंकि उसे चोट लगने के बाद भी उसकी चोट काफी जल्दी ठीक हो गई थी। मगर यूजुन इन सब से मना करता है और कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। यही अब मीना भी सोमी से कहती है कि जब तुम्हें पता नहीं था कि यूना एक माफिया है या फिर नहीं, तो तुमने सभी लोगों से उसे वोट क्यों दिलवाया। इस पर सोमी मीना से कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि यूना भी मुझे ही वोट करने वाली थी। यहाँ अब सोमी मीना से भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही शायद माफिया हो और तुमने ही रात में अपनी दोस्त को मार दिया है। यहाँ दोबारा से इन लोगों में बहस होने लगती है। तभी क्योंगजुन इन दोनों को शांत करा देता है। तभी एक लड़का वूराम क्योंगजुन से कहता है कि जब जुनही के कहने पर सभी लोगों ने अपने फोन रख दिए थे तो तुमने अपना फोन क्यों नहीं रखा, और फिर तुमने ही सभी लोगों को फोन रखने के लिए क्यों कहा। यहाँ वूराम कहता है कि हो सकता है कि तुम ही माफिया हो। ये सुनकर अब क्योंगजुन वूराम पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ही माफिया हो। यहाँ क्योंगजुन को गुस्सा आता है और वो अपना वोट वूराम को ही दे देता है और साथ ही क्योंगजुन के दोनों दोस्त भी वूराम को ही वोट कर देते हैं। फिर क्योंगजुन सभी लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ वूराम एक माफिया है और अब सभी लोगों को इसे ही वोट देना होगा। इतना बोलकर क्योंगजुन यहाँ से जाने लगता है। यहाँ क्योंगजुन का एक दोस्त उससे कहता है कि अगर इन सभी लोगों को तुम गलत लगे और इन्होंने तुम्हें ही वोट कर दिया तो तुम मर भी सकते हो, और क्योंगजुन भी इस बात को समझ गया होता है। इस तरफ मीना भी वूराम को वोट दे देती है और उसे ऐसा लगता है कि क्योंगजुन सच बोल रहा है। वहीं क्योंगजुन भी अपने आप को बचाने के लिए 3 और लड़कों को खाने का लालच देता है और उन्हें अपने साथ मिला लेता है। यहीं अब युन को भी ये बात पता चलती है कि क्योंगजुन की वजह से ही सभी लोग वूराम को वोट दे रहे हैं। इस तरफ क्योंगजुन उन्हीं तीनों लड़कों को कैफेटेरिया में लेकर आता है और उन तीनों को काफी सारा खाना खिलाता है और फिर उनसे वूराम को वोट करने के लिए बोलता है। यहाँ अब वो तीनों लड़के क्योंगजुन की तरफ आ जाते हैं और वूराम को वोट कर देते हैं। और ये देखकर अब वूराम को भी काफी गुस्सा आता है और वूराम जुनही और बाकी सभी लोगों से कहता है कि हमें क्योंगजुन को वोट करना चाहिए, नहीं तो वो कल मेरे मरने के बाद तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। यहाँ इन लोगों को वूराम की बात बिल्कुल सही लगती है और अब युन और बाकी कुछ लोग भी क्योंगजुन को वोट कर देते हैं। अब बस कुछ और लोग ही वोटिंग के लिए बचे होते हैं। इसके बाद युन जंगवोन और नाही के साथ मिलकर उसी विंडो के पास जाती है जहाँ पर उसे उस लड़की का घोस्ट दिखाई दिया था। यहाँ अब युन उस रास्ते पर जाने लगती है। युन उस अजीब से रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी यहाँ की छत टूटती है और युन एक दूसरे फ्लोर पर आकर गिरती है, जिसके बाद युन दोबारा से उठकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे यहाँ पर एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर कंप्यूटर्स में सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी और फिर अचानक से उसकी स्क्रीन भी बदल जाती है। ये देखकर युन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आ गई है। इस तरफ जंगवोन युन को काफी आवाजें देती है, लेकिन युन को जंगवोन की कोई भी आवाज नहीं आती, जो देखकर अब जंगवोन खुद ही अंदर जाकर युन को ढूंढने का फैसला करती है और फिर वो अंदर आकर उसे ढूंढने लगती है। इस तरफ युन को एक और इंसान भी दिखाई देता है और युन उसका पीछा करने लगती है। युन उसका पीछा करते हुए एक अजीब सी जगह में पहुंच जाती है जो देखने में बिल्कुल भूल भुलैया की तरह लग रही थी और यहाँ के सभी रास्ते बिल्कुल एक बराबर और अनंत थे, जो देखकर युन काफी डर जाती है। वो अपनी दोस्तों को मैसेज करती है, लेकिन अब उसका मैसेज भी किसी के पास डिलीवर नहीं होता। इस तरफ जंगवोन युन को काफी ढूंढती है, लेकिन उसे युन कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सोमी यूजन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी क्योंगजुन को वोट देने के लिए बोलती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी इनकी बातों पर राजी नहीं होता, जो देखकर अब वूराम काफी उदास हो जाता है। इस तरफ युन को इस जगह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उसे एक कमरे से टेलीफोन की आवाज आती है, जो सुनकर युन तुरंत ही उस रूम में जाती है और फोन पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। इसके बाद युन इस घर में घूमने लगती है और तभी उसे यहाँ पर रखी हुई एक एल्बम दिखाई देती है, जिसके अंदर काफी अलग अलग क्लास के बच्चों की फोटोज थी और साथ ही यहाँ पर युन के क्लास के बच्चों की भी एक फोटो मौजूद होती है, जिसमें युन को वो लड़की भी दिखाई देती है जो कि उसे इस जगह पर बार बार दिखाई दे रही है। यहाँ इस फोटो में बस उस लड़की के मुंह को छोड़कर बाकी सभी के मुंह ब्लर हो चुके थे, जो चीज युन को काफी अजीब लगती है। इस तरफ जंगवोन उसी विंडो के अंदर का सारा रास्ता घूम लेती है, लेकिन उसे युन कहीं भी नहीं मिलती।
और न ही उसे वो टूटी हुई छत दिखाई देती है जिससे यून नीचे गिरी थी। इस तरफ यून अब उस फोटो को अपने पास ही रख लेती है और फिर इस कमरे में बने हुए एक खुफिया रास्ते से वापस आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगजुन मीना से बात करता है और कहता है कि अब तो हम दोनों एक ही टीम में हैं और हमने वूराम को ही वोट दिया है, तो तुम उसे मेरे पास ले आओ। ये सुनकर अब मीना वूराम से झूठ बोलती है और कहती है कि तुम्हें यूजुन ने वोट देने के लिए बुलाया है। ये कहकर मीना वूराम को अकेले ही क्योंगजुन के पास लेकर आती है और तभी क्योंगजुन और उसके दोस्त वूराम पर हमला करते हैं और उसे मारने लगते हैं। यहीं जुनही और सोमी अब वूराम को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें वूराम कहीं भी नहीं मिलता। इस तरफ क्योंगजुन वूराम को काफी बुरा मारता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम ही माफिया हो, ताकि सभी लोग तुम्हें ही वोट करें। यही सूजुन और उसकी गर्लफ्रेंड जीसू क्योंगजुन को वोट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वूराम माफिया नहीं है। लेकिन तभी मीना उन्हें वोट देने से रोकती है और कहती है कि 12 बजने में अभी काफी समय है, तो तुम्हें अभी थोड़ा और सोचना चाहिए। यहाँ मीना ये सब बस इसीलिए कर रही होती है क्योंकि वो अब क्योंगजुन के साथ मिल चुकी है। इस तरफ जंगवोन भी अब उस रास्ते से वापस आ जाती है और उसे यून के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसी वजह से अब जंगवोन नाही के साथ मिलकर यून को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन तभी यून भी उसी रास्ते से यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ यून इन दोनों को सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं अचानक से 2nd फ्लोर पर पहुंच गई थी, जहाँ पर मुझे एक सीसीटीवी रूम मिला और वहाँ के रास्ते भी काफी अजीब थे। यहाँ इन तीनों को एक बात समझ नहीं आती कि यून 2nd फ्लोर पर कैसे पहुंच गई, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ गिरी थी। फिर यहाँ पर यून जंगवोन को वही फोटो भी दिखाती है जो कि वो उसी रूम से लाई थी, और जब जंगवोन उस फोटो को देखती है तो वो यून से कहती है कि ये तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इनमें इनके फेस ब्लर क्यों हैं। इस पर यून अब इन दोनों को बताती है कि ये लड़की जो फोटो में है मैंने उसे यहाँ पर देखा है और मुझे लगता है कि यही वो घोस्ट है जो कि मुझे बार बार दिख रही है। ये तीनों यहाँ पर बातें कर ही रही थी कि तभी जुनही यहाँ पर आ जाता है और इन्हें वूराम के गायब होने के बारे में बताता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। इस तरफ क्योंगजुन अब वूराम को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि तुम सबसे बोल दो कि तुम ही माफिया हो। इस तरफ जुनही, यून और बाकी सभी लोग वूराम को ढूंढ ही रहे थे कि तभी इन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि ब्रॉडकास्ट रूम से वूराम ही कर रहा था। और अब वूराम इन सबसे कहता है कि मैं माफिया की टीम से हूँ और मैं भी माफिया हूँ और मैंने ही रात में मीना की गर्लफ्रेंड को मारा था। यहाँ वूराम की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सभी लोग जल्दी से ब्रॉडकास्ट रूम में आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंगजुन ब्रॉडकास्ट रूम का डोर ओपन नहीं करता और क्योंगजुन का दोस्त वूराम का मुंह भी बंद कर लेता है। यहाँ पर यून फ्रस्ट्रेट होकर एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और जुनी उसकी मदद से डोर के लॉक को तोड़ता है और अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि क्योंगजुन ने वूराम को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है और उसे जानबूझकर ये सब कहलवाया है। यहाँ अब क्योंगजुन इन सबसे कहता है कि वूराम सच में एक माफिया है और उसी ने ही रात में होने वाले सारे मर्डर किए हैं। यहाँ ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके फोन पर नोटिफिकेशन आती हैं और इन्हें पता चलता है कि यूजुन और जीसू ने भी वूराम को वोट दे दिया है, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी थी और उन्हें लग रहा होता है कि वूराम सच में माफिया है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट वूराम को मिलते हैं और ये देखकर वूराम काफी दुखी हो जाता है। उसे क्योंगजुन पर काफी गुस्सा भी आता है, इसीलिए वूराम उसी कुल्हाड़ी से क्योंगजुन पर हमला करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और वूराम को ज्यादा वोट मिलने की वजह से उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और फिर वूराम भी पोजेस्ड होता है और खुद ही को उस कुल्हाड़ी से मार लेता है और यहीं मर जाता है। वूराम के मरने के बाद अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि वूराम एक माफिया था और वो भी माफिया टीम में था और अब इस गेम में 2 माफिया एग्जीक्यूट हो चुके हैं। यहाँ ये बात जानकर कि वूराम एक माफिया था सभी लोग हैरान रह जाते हैं और क्योंगजुन भी काफी खुश होता है क्योंकि उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वूराम ने ही मीना की फ्रेंड का गला दबाकर उसे मारा था। यहाँ यून और सारे बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी लोग अब जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में छुपने जाने लगते हैं, क्योंकि इस गेम के रूल के हिसाब से हर रात माफिया को दूसरी टीम से किसी एक प्लेयर को मारकर एग्जीक्यूट करना होता है और इसी वजह से अब सभी लोग अपने आप को छुपा लेते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज के 5 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगले आने वाले पार्ट में हमें पता चलेगा कि किस तरह माफिया टीम शुरू से ही एक साथ मिलकर काम कर रही है और हम जानेंगे कि आखिर दूसरी टीम में डॉक्टर और पुलिस कौन है और इन सारे गेम्स को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप इस सीरीज के 2nd पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो कमेंट में 2nd पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।